नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और खबर दुनिया की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने न केवल वहां से अपने राजनयिक वापस बुलाए हैं, बल्कि कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए हैं भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी थी कनाडा के आरोपों पर, और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की ओर से 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। भारत में मौजूद कैनेडियन राजनयिकों को, भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है। कनाडा की कूटनीति का करारा जवाब भारत सरकार ने दिया है। प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए हैं, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी। और भारत सरकार का ये जो बड़ा कदम है, और ये या मैं कहूं कि ये कड़ा कदम, मतलब एक तरीके से ये नया भारत है और तत्काल प्रतिक्रिया करना जानता है, गलत को गलत कहना जानता है। पहले तीखी प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्रालय की, और अब कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पराक्रम, ये बिल्कुल सटीक फैसला है। और ये मामला देखिए काफी देर से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है जो एकदम शुरू हुआ है जी। और भारत ने बहुत प्रयास किया है पीछे, क्योंकि याद होगा आपको, यहां पर सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो आए थे, वहां के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, और फिर उन्होंने जाते ही यहां से शायद गए होंगे 10-11 सितंबर को, और जाते ही 18 सितंबर को उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह ऐलान कर दिया जो भारत वहां पर एक जो आतंकी की हत्या की गई थी 18 जून 2023 को जी, हरदीप सिंह निज्जर, जो उसको मरवाने में कोई भारतीय राजदूत के किसी लोगों का हाथ था, भारत की सरकार का हाथ था। और उन्होंने कहा जो हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस है, हमारे पास विश्वसनीय सूचना है, कोई उसमें एविडेंस की बात नहीं थी जो उनके पास कोई सबूत हो या किसी प्रकार का। तो हमने कनाडा से कहा आप हमको सबूत दीजिए, और जो अगर आपके पास सबूत है तो उसको हम आगे आपके साथ मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं जी। अभी तक एक सबूत का कतरा भी कनाडा ने भारत को नहीं दिया है, और वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक पार्टी, ये जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, वो एक और पार्टी पर डिपेंडेंट है जो कि वहां के जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनके द्वारा, उनके करीब 14 सीटें हैं वहां पर पार्लियामेंट में, तो उनके ऊपर वो निर्भर करते हैं अपनी कंटिन्यूएशन की, अपनी सरकार को चलाने के लिए। तो उन्हीं के कहने पर ये जो सब वो काम कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध जो आरोप लगा रहे हैं, और अब हालात यहां पर हो गए जो उन्होंने कहा जो हम आपके जो वहां हाई कमिश्नर हैं संजय कुमार वर्मा जी, उनके विरुद्ध कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो भारत ने एक बहुत कड़ा कठोर कदम उठाया, जो वहां पर अपने राजदूत को, हाई कमिश्नर को बुला लिया, 5 और अपने जो हमारे कर्मचारी थे वहां पर उनको बुला लिया, और कनाडा के 6 यहां से डिप्लोमैट्स को हमने निष्कासित कर दिया है। लेकिन अशोक जी, इन सब के पीछे जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिस दल पर निर्भर है वहां पर, और हमने ये भी देखा कि वो जो दल है वो भारत में एक तरीके से अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करता है वो, तो आपको लगता है कि ये जस्टिन ट्रूडो ने चूंकि अपने दल को साधने के लिए इस तरीके का जो ऐलान किया, लेकिन भारत ने अब जिस तरीके से पलटवार किया और 6 राजनयिकों का निष्कासन जो भारत ने कर दिया है, ये कितना बड़ा संदेश देता है कनाडा को? मेरे विचार से देखिए, ये कनाडा को तो संदेश देता ही है, जो जैसे कहा जाए अंग्रेजी में, दैट यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। जो आप समझते हैं, जो आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, और लोग मान जाएंगे क्योंकि आप कनाडा है, आप एक विकसित देश है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत का बहुत अब
पूरी दुनिया में कद बहुत बड़ा है, रुतबा बहुत बड़ा है, और कोई भी ऐसे उंगली भारत के विरुद्ध नहीं उठा सकता है। जो आपके लोग थे वो इन्वॉल्व थे यहाँ पर किसी की हत्या करने में। भारत ने कहा है ये हमारी नीति कभी नहीं रही है। हमारी नीति नहीं है जो किसी दूसरे देश में जाकर हम ऐसे हत्या के कामों में या वायलेंस के कामों में हम इन्वॉल्व हो या किसी को हम एनकरेज करें इसमें। तो बिल्कुल ये हमारी नीति नहीं है। और हमने कहा अगर आप ये आरोप लगा रहे हो, बहुत बड़ा आरोप है, बहुत गहरा आरोप है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो सबूत होना चाहिए। देखिए अब पराक्रम 18 महीने हो गए हैं जी। 18 जून 2023 को हत्या हुई थी। अब करीब 18 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई हमारे को सबूत नहीं दिखाया गया। हालांकि कनाडा ने आज ये कहा है, जो हमने पिछले सप्ताह भारत को कुछ सबूत दिया है जी, परंतु भारत ने बिल्कुल इसको नकार दिया है। जो हमारे पास कोई क्रेडिबल एविडेंस बिल्कुल नहीं आई है। तो वो कुछ ऐसे मालूम नहीं किस प्रकार का उन्होंने वो कह रहे हैं वो सबूत दिया होगा, परंतु मतलब 1.5 साल के बाद जो कुछ भी उन्होंने दिया है, सबमिट किया है, वो 1.5 साल बाद किया है जी। और मतलब इतनी देर हो गई, इन्वेस्टिगेशंस उनके चल रहे हैं, केस भी कोर्ट में चला गया है, कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है जी। और उसके बाद इतनी देर बाद वो एविडेंस देते हैं, तो जरूर इसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन देखिए बगैर किसी तथ्यात्मक प्रमाण के ऐसे संगीन आरोप लगाना और बार बार सबूत मांगने के बाद भी सबूत ना देना, और अब जो भारत ने प्रतिक्रिया दी है और जिस तरीके से 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है, तो अब भारत का ये जो कदम है और इसके बाद जो आने वाले इसका जो असर होगा, उसके लिए भी भारत सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मतलब हम जो फैसले ले रहे हैं, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। जी बिल्कुल, भारत तो बिल्कुल पूरी तरीके से। हालांकि देखिए हमारे इतने ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं और उन स्टूडेंट्स से जो कनाडा को पैसा मिलता है, उनसे उनकी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं। देखिए ये फॉरेन मनी से जो स्टूडेंट्स लाते हैं उस पर निर्भरता कम है। जो भारत से जो स्टूडेंट्स जाते हैं उस पर निर्भरता उन यूनिवर्सिटीज की बहुत कहीं अधिक ज्यादा है। तो मैं समझता हूं ये वाला जो सभी कुछ खेल खेला है जस्टिन ट्रूडो ने अपने को सरकार में बनाए रखने के लिए, जिससे कि जो उनको पार्टी सपोर्ट कर रही है, जो सिख सेपरेटिस्ट, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की जो पार्टी है, वो उनको सपोर्ट बनाए रखे, उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने किया है। परंतु मेरे ख्याल से उनका ये दाव बिल्कुल ही, ये पैतरा जो है बिल्कुल ही गलत पड़ा है और इसीलिए हम इस हालात पर आए हैं। बिल्कुल अशोक जी, और देखिए हालांकि जस्टिन ट्रूडो पता नहीं किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में कितने सारे भारतीय समुदाय भी वहां पर रहते हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ में, और ब्रेक के बाद बात होगी चीन और ताइवान विवाद की। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। चीन ने सोमवार को ताइवान के आसपास एक बार फिर सैन्य अभ्यास किया। चीन की ये बौखलाहट
ताइवान के दो टूक बयान के जवाब में सामने आई है। ताइवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का विरोध करेगा। सोमवार को चीनी हरकत का भी ताइवान ने कड़ा जवाब दिया। पिछले दिनों ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के अपनी संप्रभुता की रक्षा के बयान से बौखलाया चीन लगातार डराने धमकाने में लगा है। सोमवार को चीनी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान का घेराव कर लिया। 125 चीनी लड़ाकू विमान और 17 युद्धपोत घंटों तक ताइवान का घेरा डाले रहे। चीन ने कहा कि युद्धाभ्यास उन तत्वों के लिए सबक है जो ताइवान की आजादी की बात करते हैं। चीन की इस आक्रामकता पर ताइवान ने भी उग्र तेवर अपनाए और अपने भारी हथियारों को मोर्चों पर तैनात कर दिया। ताइवान के इस जवाबी एक्शन से सटपटाए चीन ने अपना कथित युद्धाभ्यास खत्म करने की घोषणा कर दी। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच संघर्ष में हमें शांत और विश्वस्त रहने की जरूरत है। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद हेतु हम क्रॉस स्ट्रेट यथास्थिति के लिए ठोस कदम उठाएंगे। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने देश के राष्ट्रीय दिवस पर चीन को दो टूक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन को ताइवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान अपनी संप्रभुता पर कब्जे या अतिक्रमण का विरोध करेगा। चीन का कहना है कि ताइवान की आजादी का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ताइवान जल संधि में शांति और स्थिरता को लेकर चिंतित हैं, तो आपको पहला काम ये करना होगा कि आप ताइवान की आजादी का विरोध करें। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है और उसे फिर से खुद में मिलाने की बात करता है। वहीं ताइवान का कहना है कि वो स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा। ताइवान एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, हमने देखा कि चीन लगातार ताइवान को अपना अधिकार बताता रहा है, ताइवान पर अपना अधिकार, अपनी संपत्ति वो समझता रहा है, लेकिन पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं और जब से ताइवान में नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद में हमने ये देखा कि ताइवान भी बहुत मजबूती से चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। चाइना की इस हरकत को, चूंकि 125 युद्धपोतों से ताइवान को घेरने की कोशिश चाइना ने की है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले अभी जो सरकार आई है लाई चिंगते की, इनसे पहले जो राष्ट्रपति थी साई इंग वेन जी, और वो 2016 से वहां की राष्ट्रपति थी। और उनका भी ये जो आए हैं लाई चिंगते, ये भी उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो उनका भी नजरिया यही था, उनका भी रवैया यही था, जो हम किसी जोर जबरदस्ती से चीन हमको अपने साथ नहीं मिला सकता है। हम अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को हम बरकरार रखना चाहते हैं और चीन को हम बिल्कुल ये अधिकार नहीं देंगे जो वहां पर आकर हमारे ऊपर हमला करके वो अपने साथ मिला ले। चीन बहुत प्रयास करता रहा है, जो देखिए 1 कंट्री 2 सिस्टम जैसे उसने हांगकांग के साथ में किया, परंतु ताइवान ने देखा है हांगकांग के साथ क्या हाल हुआ है। जो भी उसकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थी उन सबको खत्म कर दिया है और पूरी तरीके से जो चीन का सिस्टम है वो वहां पर उसके ऊपर लागू कर दिया है हांगकांग पर। तो इसीलिए वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है 1 कंट्री 2 सिस्टम्स में, और वो इसको मेंटेन किए हुआ है। और चीन बस उसको डराकर धमकाकर ये प्रयास कर रहा है जो वो किसी प्रकार से उसके ऊपर कब्जा कर ले। परंतु वहां पर अमेरिका के साथ ताइवान के अच्छे संबंध हैं, उनकी संधि है, और ये चीन यही समझता है जो अगर वो हमला करेगा तो फिर जरूर अमेरिका भी आएगा, चीन के विरुद्ध खड़ा होगा और वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हर तरीके से, सामरिक तरीके से भी और आर्थिक तरीके से भी, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार चीन के लिए वो अमेरिका ही है। तो इसीलिए अब वो इस पशुपेश में पड़ा हुआ है जो कब ऐसे काम करे। तो इसीलिए जो आपने कहा
125 हवाई जहाज और इतने युद्धपोत लेकर वो उसको धमकाने का काम अक्सर करता रहता है। अशोक जी, युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की है, और हमने देखा कि इसके पहले जब ताइवान में लोकतांत्रिक चुनाव वहां पर हो रहे थे उसका विरोध भी चाइना ने किया, लेकिन चुनाव फिर भी हुए, जनता ने अपनी सरकार चुनी और अब एक तरीके से मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में ताइवान सामने है। और ऐसे में अब अमेरिका की रणनीति को आप कैसे समझ सकते हैं? चूंकि आपने इशारा किया कि चाइना का बहुत बड़ा बाजार अमेरिका के हाथ में है, ऐसे में आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या समझा जाए कि अमेरिका के डर से ताइवान पर ज्यादा बढ़त बनाने में या हमला करने में चाइना डरेगा? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये जो आपने कहा, जो चीन ने बहुत प्रयास किया वहां पर जो इलेक्शन हो रहे थे जी, तो उसने उस समय भी बहुत ऐसे युद्धाभ्यास किए, और जो उनका ताइवान की जो उनकी अपनी रेखा है जिसके अंदर बाहर के हवाई जहाज नहीं आने चाहिए उनकी अनुमति के बिना, वहां पर भी चीन अपने हवाई जहाज भेजता था, अपने युद्धपोत भेजता था, जो वहां के लोगों को डराया जाए, जो आप हमारे विरुद्ध ऐसी सरकार को वहां मत चुनिए जो चीन के विरुद्ध खड़ी हो। परंतु ये सब षड्यंत्र करने के बावजूद वहां पर जो सरकार आई वो साई इंग-वेन की ही पार्टी की सरकार थी, जो कि अपनी संप्रभुता को वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूती से बरकरार रखना चाहती है। दूसरा आपका प्रश्न था जो क्या इसके अमेरिका के उनके साथ जो इतने अच्छे आर्थिक संबंध हैं, तो इससे क्या चीन डर जाएगा? नहीं, चीन डरेगा नहीं। देखिए, चीन के लिए ये बिल्कुल जिसे कहा जाए सामरिक उसका लक्ष्य है, जो ताइवान को अपने साथ मिलाना। तो इसीलिए उसने ये तो कहा है जो ताइवान तो हमारे साथ मिलकर रहेगा, तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। तो वो ये इसका तैयारी कर रहा है जो वो कब उसके ऊपर हावी हो जाए। और अमेरिका का भी यही कहना है, जो अगर शांतिपूर्ण ताइवान आपके साथ आ जाता है तो वो अलग बात है, परंतु आप जोर जबरदस्ती से अगर आप ताइवान को लेने का प्रयास करेंगे तो हमको बीच में जरूर आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में अशोक जी, क्या ताइवान चीन का सामना करने में सक्षम है? देखिए, ताइवान बहुत छोटा सा वो क्षेत्र है जी, वो उसको यूनाइटेड नेशंस के उसमें अभी तक उसको देश का दर्जा भी नहीं मिला, वो मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। पूरी दुनिया में बहुत कम देश हैं, करीब 10-12 देश हैं जो कि उसको मान्यता देते हैं, परंतु फिर भी उसको पूरा अधिकार है, जो क्योंकि वो डेमोक्रेसी है और चीन एक ऑटोक्रेसी है, तो उसे पूरा अधिकार है जो अपने सिस्टम के अनुसार वो रहे, और चीन उसको ये परमिट नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए और इन दोनों खबरों के विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं विश्व भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेब्बौने से मुलाकात की। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इस सत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लिंक्डइन सीईओ भी शामिल हुए। इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी इजराइल के बिन्यामीना में एक सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। वहीं उत्तरी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके वैश्विक असमानता पर किए गए शोध के कारण दिया जाएगा। पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को देखते हुए इस्लामाबाद शहर को सुरक्षा के मद्देनजर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हत्या की साजिश फेल हो गई है। दरअसल कैलिफोर्निया के कोचेला वैली में ट्रंप की रैली के बाहर वेम मिलर नाम के शख्स को अवैध बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को संदेह है कि यह ट्रंप की हत्या के इरादे से रैली में आया था।